दोपहर का समय था। पूरे घर में शांति छाई हुई थी। ममता ने अभी अभी रसोई का आखिरी काम निपटाया था और सोच रही थी कि कुछ देर बैठकर आराम कर ले। सुबह से वो लगातार घर के कामों में लगी हुई। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, नाश्ता और दोपहर का खाना बनाते बनाते उसके पैरों में दर्द होने लगा था। तभी किचन की ओर आती हुई भावना की आवाज सुनाई दी। भाभी, जरा इनके लिए पनीर के पकौड़े बना देना, और हाँ, साथ में वो इमली की खट्टी मीठी वाली चटनी भी जरूर बनाना, क्योंकि सॉस इन्हें पसंद नहीं है। भावना की बात सुनकर ममता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी। हाँ भाभी, और थोड़ा जल्दी बनाना, इनका खाने का बहुत मन हो रहा है। इतना कहकर भावना वहां से चली आई। उसके जाते ही ममता ने गहरी सांस ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, कितना काम करूं मैं। इस घर के काम कभी खत्म क्यों नहीं होते। सुबह से झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, साफ सफाई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सब कुछ बनाकर खिलाने के बाद बर्तन धोकर किचन साफ करके अभी अभी तो फ्री हुई हूँ कि तभी नंदोई जी का मन पनीर के पकौड़े खाने का हो गया। इनके तो खाने का कोई टाइम ही नहीं होता। कभी रात को 12 बजे मैगी खाने लगेंगे, तो कभी सुबह 6 बजे ही भूख लग जाती है। अब भला 6 बजे किसके घर में खाना बना रहता है। मैं तो अब इन दोनों के नखरों से तंग आ गई हूँ। गुस्से में ममता बड़बड़ा भी रही थी और साथ ही साथ पनीर के पकौड़े तैयार भी कर रही थी। मजबूरी थी बेचारी। अभी 1 महीने पहले ही तो नई नई दुल्हन बनकर आई थी। लिहाज के चलते कुछ कह नहीं पा रही थी कि तभी ममता की सास सरिता जी किचन में आते हुए कहती हैं, बहू, ये क्या कर रही हो। काम तो सारा हो गया ना, फिर ये सब क्या है। खुद को सामान्य करते हुए ममता कहती है, माँ जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकौड़े और साथ में इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, तुम बना लो, अब तुम्हें क्या परेशान करूं। कहते हुए सरिता जी जाने लगी तो ममता ने उन्हें पीछे से रोकते हुए कहा, माँ जी, आपको कुछ काम था क्या। अरे नहीं बहू, मैंने सोचा कि 1 कप चाय पी लेती हूँ, बस वही कहने आई थी। लेकिन तुम तो यहाँ खुद ही बहुत व्यस्त हो। एक काम करो, तुम अपना काम करो, मैं शाम को चाय पी लूंगी। सास की बात सुनकर ममता ने कहा, नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ ना चाय। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय बना कर लाती हूँ। और वैसे भी चाय तो बनानी ही पड़ेगी ना, क्योंकि नंदोई जी को पकौड़ों के साथ चाय भी चाहिए होती है। ममता की बात सुनकर सरिता जी चली गईं। थोड़ी देर बाद ममता पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी और चाय लेकर जाती है। पकौड़ा खाते ही भावना का पति अमन कहता है, अरे भावना, आज तुम्हारी भाभी का पकौड़े बनाने का मन नहीं था क्या। आज पकौड़ों में कोई स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी ही मजबूरी में तुम्हारी भाभी ने पकौड़े बनाए हैं। बस पति के मुंह से इतना सुनते ही भावना गुस्से में बोली, सही कह रहे हो जी आप। देख लिया ना कैसी है मेरी भाभी। अरे इनके यही नखरे हैं। वैसे तो ये घर के सारे काम करती हैं और बैठे बैठे चीज सामान की बर्बादी करती रहती हैं। मेहनत से कमाए हुए मेरे भाई और पापा के पैसों की बर्बादी करती हैं। और अगर मैं इन्हें कभी कुछ कहूंगी तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगी। फिर से पकौड़े थोड़ी ना बनाने वाली हैं। हाँ भावना, ये बात भी सही है। चलो छोड़ो, जाने दो। एक काम करो, अब मुंह का स्वाद तो खराब हो ही चुका है। तुम अपनी भाभी को जाकर बोल दो कि शाम को मेरे लिए मंचूरियन और चाउमीन बनाकर रखें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज टीवी पर आईपीएल आने वाला है। आज शाम को ना तो तुम्हारी भाभी का इस टीवी पर सास बहू का सीरियल चलेगा और ना ही तुम्हारा ड्रामा चलेगा। चलेगा तो बस मेरा मैच। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी भला कोई पूछने वाली बात है। आपका घर है, आपका टीवी है, आपकी मर्जी, जो मर्जी करे देखिए। किसकी हिम्मत है जो आपको रोके। भावना की बात सुनकर अमन खुशी से झूम उठा। हाँ, ये भी सही कहा तुमने। यहाँ तो मेरे आगे किसी की बोलती ही नहीं निकलती है। दामाद होने का यही तो मजा है। जो मर्जी चाहे खाओ, जो मर्जी चाहे पियो, जैसी मर्जी चाहे रहो, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। अच्छा ठीक है भावना, सुनो, एक काम करो, तुम्हारी भाभी के पकौड़े तो बेस्वाद निकले। मेरे मुंह का स्वाद खराब हो गया है। तुम अपनी भाभी को बोलकर मेरे लिए एक बढ़िया सी कड़क कॉफी बनवा लो। ठीक है जी, मैं अभी बनवा कर लाती हूँ। कहते हुए भावना चली गई। सरिता जी सीढ़ियों के पास खड़ी दामाद और बेटी की बातें सुन रही थी। दामाद की बातें सुनकर गुस्सा तो उन्हें बहुत आ रहा था, लेकिन इतनी मजबूर थी कि कुछ कह ही नहीं पाती थी। आखिर थे तो वो इस घर के दामाद। लेकिन मन ही मन सरिता जी अपनी भड़ास जरूर निकाल रही थी।
जाने कब ये अपने घर जाएगा। ऐसा निठल्ला दामाद तो मैंने कभी देखा ही नहीं। पूरे 10 दिन हो गए हैं आकर ससुराल में बैठा है, काम धंधा सब छोड़कर। न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न नौकरी की चिंता और न ही माँ बाप की। तभी तो इसके माँ बाप मुझे फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे और बहू का घर बर्बाद कर रही हूँ। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मैं खुद नहीं चाहती कि ये दोनों यहीं धरना देकर बैठे रहें। और वैसे भी दामाद को क्या ही कहूँ, जब मेरा खुद का ही सिक्का खोटा है। मेरी अपनी ही बेटी की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में कभी 1 महीना भी वो अपने ससुराल में नहीं टिकी। आए दिन पति के साथ भागकर मायके में ही रहती है। मेरा ऐसा रिश्ता है कि ना तो मैं इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल सकती हूँ और ना ही कुछ कह सकती हूँ। मेरी इसी चुप्पी के चलते बदनामी मेरी ही हो रही है। मेरा तो दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बेटी दामाद के साथ साथ बहू बेटे का घर भी बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं मैं इन दोनों का? कैसे समझाऊं इन्हें? इन्हें कैसे इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाऊं? 1 महीना पहले आई मेरी बेचारी बहू, वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, लेकिन आखिर कब तक चुप रहेगी? सरिता जी बेटी दामाद की हरकतों से बहुत परेशान थी। इधर ममता पकोड़े और चाय देने के बाद सारे बर्तन समेटकर किचन साफ करके अपने कमरे में 5 मिनट के लिए लेटने जाती है, क्योंकि सुबह से खड़े खड़े उसकी कमर में दर्द होने लगा था। तभी उसकी माँ का फोन आ गया। ममता अपनी माँ से फोन पर बातें कर ही रही कि भावना उसके कमरे में आकर बोली, लो भाई, ये तो यहाँ है। भाभी ये क्या है? दिन भर जब देखो तब आप फोन पर ही लगी रहती हैं। कभी फोन से हटकर कुछ और भी देख लिया करिए। खैर छोड़ो, क्या फायदा आपको समझाने का। मैं बस इतना पूछने आई हूँ कि शाम को खाने में क्या बनाओगी आप? माँ का फोन काटते हुए ममता ने कहा, दीदी शाम को क्या बनेगा आपको तो पता है ना। आपके भैया को, पापा जी को और माँ जी को शाम को दाल जरूर चाहिए होती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि शाम को दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और रायता ही बना दूं। क्या? दाल चावल रोटी सब्जी? ना बाबा ना। आप बनाइए अपने ससुराल वालों के लिए दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन आपके नंदोई जी ये सब नहीं खाएंगे। आप अपने नंदोई जी को ऐसा सादा खाना खिलाओगी भाभी? आपके यहाँ दामाद की इज्जत नहीं होती होगी, लेकिन हमारे यहाँ दामाद की बहुत इज्जत होती है। दामाद को भगवान माना जाता है, उनकी सेवा की जाती है। दीदी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रोज रोज ऐसा खाना तो नहीं खाया जा सकता ना। आज नंदोई जी को आए हुए 10 दिन हो गए हैं। इन 10 दिनों से ऐसा ही खाना बन रहा है। अच्छा, तो तुम अब दिन भी गिनने लगी हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम दिन गिन रही हो? 10 दिन रहें, 10 महीने रहें या 10 साल रहें, तुम होती कौन हो ये बोलने वाली? ये घर मेरा भी है और आप इस घर की बहू हो, तो इस घर के दामाद की सेवा करना आपका फर्ज है। आपके नंदोई जी का शाम को मंचूरियन और चाउमीन खाने का मन है, इसीलिए उनके लिए तो ये बनाना ही पड़ेगा। बाकी आप अपने घर वालों के लिए बनाओ दाल चावल। कहते हुए भावना मटकते हुए वहां से चली गई। भावना के जाने के बाद ममता को गुस्सा तो बहुत आया। उसका मन तो किया कि भावना को वहीं बैठाकर दामाद की परिभाषा बता दे, लेकिन फिर वही बात, चारों ओर बदनामी होने लगेगी कि 1 महीना भी नहीं हुआ बहू को आए हुए और घर में बेटी दामाद को देखकर इसे जलन होने लगी। बहुत कुछ सोचकर ममता ने मन मारा और रात के खाने की तैयारी करने चली गई। तभी सरिता जी ममता के पास आई। फिर से उसे किचन में देखकर बोली, अरे बहू, जब देखो तब तुम किचन में ही रहती हो। पूरा पूरा दिन किचन में ही क्या काम रहता है तुम्हारा? माँ जी, भावना दीदी ने कहा है कि नंदोई जी को चाउमीन और मंचूरियन खाने का मन है, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बहू की बात सुनकर सरिता जी परेशान हो गई। बड़े ध्यान से उन्होंने ममता को देखा। उसके चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। सरिता जी उन सासों में से नहीं थी जो बेटी के आगे बहू की कोई इज्जत ही ना करे। सरिता जी एक साफ दिल और नेक स्वभाव की महिला थी। उन्हें दुश्मन का दुख भी बड़ी आसानी से दिखाई दे जाता था। फिर ममता तो उनकी अपनी बहू थी। कुछ सोचते हुए सरिता जी ने ममता से कहा, बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ जी, कहिए। कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। देखो बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बेटी को सिर पर और बहू को पैरों तले दबा कर रखे। मुझे अपने बेटे बहू की गृहस्थी के साथ साथ बेटी और दामाद की गृहस्थी की भी चिंता है।
अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो ना तुम इस घर में खुश रह पाओगी और ना ही मेरी बेटी की गृहस्थी बस पाएगी। देखो बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं माँ हूँ। अगर मैं भावना को समझाऊंगी या कुछ कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन तुम भाभी हो। भाभी ननद का रिश्ता ही ऐसा होता है जिसमें नोकझोंक होती रहती है। मैं क्या कह रही हूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ। अगर तुम मायके चली जाओगी तो ये दोनों अपने आप ही चले जाएंगे, क्योंकि फिर इनकी फरमाइश पूरी करने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा और मैं भी कोई ना कोई बहाना बना ही दूंगी। सास की बात सुनकर कुछ सोचते हुए ममता ने कहा, माँ जी, अगर मेरे मायके जाने से ये लोग वापस अपने घर चले गए तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप ही सोचिए, जैसे ही मैं वापस आऊंगी, क्या गारंटी है कि ये लोग फिर से वापस नहीं आ जाएंगे? माँ जी, इस समस्या को हमें जड़ से खत्म करना है। इसका इलाज हमें स्थायी करना होगा। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कुछ और बताऊं? हाँ बहू, बोल। बस मुझे इस कलंक से बचा ले, क्योंकि दामाद जी के माँ बाप इन सबका जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने उनके बेटे बहू को उनसे छीन लिया है। अब उन्हें कौन बताए कि उनका बेटा खुद यहाँ आकर जबरदस्ती बैठा है और जाने का नाम ही नहीं ले रहा। दामाद है, भगा तो नहीं सकती ना। सास की बात सुनकर कुछ सोचते हुए ममता ने कहा, माँ जी, अगर मैं मायके भी जाऊंगी तो बहुत होगा 10 दिन के लिए जाऊंगी। नई नई शादी हुई है, इससे ज्यादा मायके में जाकर रहूंगी तो वहां भी लोग बातें बनाने लगेंगे और यहाँ दीदी को भी लगेगा कि 10 दिन में ही तो भाभी वापस आ जाएंगी। क्या पता वो ना जाए। लेकिन अगर हम इनके साथ कुछ दिनों के लिए किराए का मकान लेकर राहुल के ऑफिस के पास रहने लगे तो दीदी को लगेगा कि हम हमेशा के लिए वहां शिफ्ट हो गए हैं। फिर दीदी यहाँ कितने दिन रहेंगी और कितने दिन जीजा जी को बिठाकर उनकी फरमाइश पूरी करती रहेंगी? मुझे तो नहीं लगता कि वो जीजा जी को ऐसे बैठाकर तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएंगी। इसीलिए मजबूरी में उन्हें जाना ही पड़ेगा और इन दोनों के जाने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। फिर उन्हें ये खबर भी नहीं लगने देंगे कि हम वापस अपने घर में आ गए हैं। इससे दीदी भी आराम से अपने ससुराल में रहेंगी और मैं भी अपने ससुराल में रहूंगी। बहू की बात सुनकर कुछ सोचते हुए सरिता जी मुस्कुराकर बोली, वाह बहू, क्या दिमाग लगाया है तुमने। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सही है। एक काम करो, अगले ही दिन तुम दोनों यहाँ से जाने की तैयारी करो, बाकी मैं देख लूंगी। अगले दिन सुबह सुबह ममता अपना सारा सामान पैक करके राहुल के साथ जाने लगी तो हैरानी से भावना ने कहा, माँ, ये भाभी कहाँ जा रही है? अरे बेटा, वो क्या है ना, तेरे भैया का ऑफिस इतना दूर पड़ता है कि उसे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। रात भी हो जाती है। इसीलिए उसने ऑफिस के बगल में ही एक किराए का कमरा ले लिया है। अब ये दोनों वहीं रहेंगे। क्या माँ, इतनी भी दूर नहीं है भैया का ऑफिस कि उन्हें किराए का कमरा लेने की जरूरत पड़ जाए। और यहाँ का क्या होगा माँ? यहाँ आप अकेले कैसे सब कुछ करोगी? बहू क्या इसी दिन के लिए होती है? बेटी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए सरिता जी ने कहा, अब क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जैसे तैसे कट ही जाएगा। आजकल की बहुएं कहाँ सास ससुर का मान सम्मान करती हैं। अब तू ही देख ले। और वैसे भी तू तो है ही ना मेरे साथ। बहू गई है तो क्या हुआ, बेटी तो है ना। माँ की बात सुनकर भावना का मुंह बन गया। ममता के जाते ही अब शुरू हुई भावना का असली जंग। दिन भर तरह तरह की फरमाइशें करके खाने की आदत डाल चुके अमन ने भावना से कहा, भावना, एक काम करो, आज शाम के खाने में एकदम चटपटे छोले भटूरे बना दो। आज तो मैं छोले भटूरे ही खाऊंगा। भावना का दिमाग तो वैसे ही खराब था। एक तो बिना बताए भाभी चली गई थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई थी। ऊपर से पति की फरमाइश अलग से, वो भी छोले भटूरे। ये सुनते ही भावना गुस्से में बोली, देखो जी, अब अपनी जुबान पर जरा कंट्रोल रखो। बहुत खा लिए बैठे बैठे। भाभी नहीं है जो तुम्हारी हर फरमाइश पूरी होगी। और मैं इतनी गर्मी में इतनी मेहनत नहीं करने वाली। चुपचाप दाल रोटी बनाऊंगी, खाओ और कल सुबह सुबह ही अपने घर चलो। वहां जाकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करो, क्योंकि घर बैठे बैठे दिन भर तुम्हें भूख लगती रहती है और मेरे बस की बात नहीं है कि तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करना। इतना कहकर भावना पैर पटकते हुए किचन में चली गई और दाल रोटी बनाने लगी।
इधर सरिता जी मुंह लटकाकर अपना पैर पकड़कर बैठ गई थीं और कह रही थीं कि उनके पैरों में दर्द हो रहा है, जिससे घर का सारा काम बेचारी भावना के ऊपर आ पड़ा। बड़बड़ाते चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए और बर्तन खटकाते हुए जैसे तैसे उसने खाना बनाया, सबको खिलाया और अगले ही दिन पति के साथ अपने ससुराल निकल गई, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अमन को बैठे बैठे तरह तरह के पकवान खाने की आदत पड़ गई है। इसीलिए जब वो अपने घर जाएगा तो ऑफिस भी जाएगा, जिससे कम से कम दिन भर की फरमाइशें तो कम होंगी। भावना और अमन के वापस जाने के बाद सरिता जी ने बेटे और बहू को घर वापस बुला लिया, लेकिन किसी ने गलती से भी भावना को ये नहीं बताया कि ममता वापस घर आ गई है। अब सरिता जी खुश थीं कि बहू की सूझबूझ से बेटी का घर तो बस ही गया, साथ ही बहू को भी किचन से थोड़ी फुर्सत मिल गई और उसकी नई नई शादीशुदा जिंदगी में कुछ खुशियां भी आ गईं। समझदारी और धैर्य से बड़ा पारिवारिक विवाद भी सुलझाया जा सकता है। रिश्तों को निभाने के लिए केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। आपके इस कहानी पर क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।